नमस्कार। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो एनालिसिस हुआ है ना, वो भी उतना ही जबरदस्त है। तो चलिए इस शानदार जीत के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। और सच कहूं तो इस जीत के बाद पूरे देश में बस यही एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए गर्व का एक बहुत बड़ा पल था। तो जीत तो हमारी पक्की हो गई, लेकिन इसके साथ ही आया एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक ऐसा फैसला जिसने क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड की, जो मिला संजू सैमसन को। अब देखिए, मजे की बात यह है कि संजू टूर्नामेंट के बीच में टीम में आए थे, उन्होंने सारे मैच खेले भी नहीं, फिर भी वो मैन ऑफ द सीरीज बन गए। ये वाकई में काफी चौंकाने वाला था। और बस इसी अवार्ड के साथ शुरू हुई संजू की कहानी। जैसा कि श्री संत ने कहा, वो गॉड्स ओन कंट्री यानी केरल के गॉड्स ओन सन बन गए। सोचिए, ये उनके लिए और उनके पूरे राज्य के लिए कितना बड़ा मोमेंट रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें ये अवार्ड मिला क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि संजू ने ही भारत को उस मैच विनिंग पोजीशन में पहुंचाया था। वो टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में 50 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका स्कोर किसी भी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। इस जीत का जश्न कितना बड़ा था, इसका अंदाजा श्री संत के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने तो केरल के मुख्यमंत्री से अगले दिन छुट्टी घोषित करने की अपील तक कर डाली, ताकि ये जीत वहां के यंग क्रिकेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन सके। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कई लोगों का मानना था कि इस अवार्ड के असली हकदार तो जसप्रीत बुमराह थे, एक ऐसा गेंदबाज जिसे एक्सपर्ट्स किसी दूसरे प्लैनेट का प्लेयर बता रहे हैं। तो बहस इन दो खिलाड़ियों के बीच थी। एक तरफ संजू सैमसन, जिन्होंने बल्ले से वो मैच जिताने वाली पारी खेली और मैन ऑफ द सीरीज बने, और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, जिनका टैलेंट बिल्कुल बेजोड़ है और जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। जब सामने वाली टीम को जीतने के लिए हर ओवर में 10 से 12 रन चाहिए थे, तब भी बुमराह सिर्फ 6 से 8 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी कर रहे थे। ये आंकड़े ही अपने आप में बता देते हैं कि वो किस लेवल के गेंदबाज हैं। चलिए अब खिलाड़ियों के पर्सनल परफॉर्मेंस से हटकर बात करते हैं उस रणनीति की जिसने भारत को चैंपियन बनाया, क्योंकि यह सिर्फ हुनर की नहीं बल्कि स्मार्ट टैक्टिक्स की भी जीत थी। तो क्या थी वो रणनीति? देखिए, सबसे पहले तो अक्षर पटेल का एकदम सही इस्तेमाल। उन्हें पहले 6 ओवर में ही गेंदबाजी दी गई, खासकर जब सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज थे। दूसरी बात, आखिरी 3 मैचों में टीम की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर और असरदार दिखी, और इसी को कहते हैं सही समय पर पीक करना। इस जीत की जो सबसे बड़ी विरासतों में से एक है ना, वो है टी20 क्रिकेट खेलने का एक बिल्कुल नया अंदाज। ये इस पीढ़ी की बल्लेबाजी का नया फलसफा है, एक नई सोच है। और इस नए अंदाज का मंत्र बहुत सीधा सा है, तुम चूके और मैंने मारा। ये जो अटैकिंग सोच है, यही इस टीम की पहचान बन गई है। चलिए इस बदलाव को थोड़ा और समझते हैं। पुराना तरीका क्या था? एक छक्का मारो, फिर सेफ खेलने के लिए एक सिंगल ले लो। एक ओवर में 8-10 रन भी आ गए तो बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन अब की पीढ़ी, वो एक छक्का मारने के बाद दूसरा छक्का मारने की कोशिश करती है। उनका लक्ष्य हमेशा हर गेंद पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाना होता है। तो ये जो निडर क्रिकेट है, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और ये माइंडसेट बनता है जीत से जुड़ी भावनाओं और यादों से। क्योंकि हर बड़ी जीत के पीछे सिर्फ टैक्टिक्स नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम की वो कहानियां होती हैं जो सालों तक टीम का हौसला बढ़ाती हैं। इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा श्री संत ने सुनाया। उन्होंने बताया कि 2007 में रॉबिन उथप्पा ने उन्हें ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाते हुए पीछे धकेल दिया था। उन्हें वो बात याद रही, और जब बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उन्होंने ट्रॉफी लेकर रॉबिन को अपने पीछे खड़ा कर दिया, एक मीठा सा बदला। तो आखिर में एक सवाल, इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी विरासत क्या होगी? क्या ये टी20 खेलने का नया बेखौफ अंदाज होगा, या फिर छोटे शहरों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा? चलिए इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं।